हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जय जोहार। आप सभी का हमारे चैनल भारत भूमि विद्यापीठ में मैं वीरेंद्र हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इतिहास के वन लाइनर सीरीज में प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे। विभिन्न एक दिवसीय परीक्षा वनडे एग्जाम में, जैसे पुलिस, आर्मी, अन्य जो एग्ज़ाम होते हैं जिनमें वनडे एग्जाम जो सामान्य इतिहास जहाँ से सवाल आते हैं, उन सवालों को एक जगह हम आज देखने का हमारा ये जो वीडियो है इसीलिए बनाया गया है कि पूर्ववर्ती प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है जो इतिहास से इन सेगमेंट से आए हैं उनको हम एक जगह एकजाई करके आपके लिए वन लाइनर सीरीज़ लाए हैं, जिसके माध्यम से आप कम से कम समय में पूरे इतिहास को, प्राचीन इतिहास को आप रिकॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहर हेतु। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? व्यापार। सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था? जौ और गेहूं। ये इंपॉर्टेंट है, जौ और गेहूं मुख्य फसल था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी? चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन, ये नाम याद करेंगे, चार्ल्स मेसन। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी? चार्ल्स मेसन ने। मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई की प्रभारी डायरेक्टर कौन थे? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युगीन। हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युगीन। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है जी? भाव चित्रात्मक लिपि है। ठीक है। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ, और अपना सिंधु सभ्यता के लोग क्या कहलाते थे? मेलुहा। मेलुहा, ठीक है, मेलुहा, ये याद रखेंगे। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं, जैसे आज हम लिखते हैं वो देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि आप कॉपी पे लिखते हैं तो बाएं से दाएं लिखते हैं, लेफ्ट से राइट। जो राइट से लेफ्ट लिखा जाता है उसको बोलते हैं खरोष्ठी लिपि। ये पाकिस्तान वाले एरिया में अपना अशोक के समय में चला करता था। ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह देन है सिंधु सभ्यता की। स्वास्तिक चिन्ह देन है सिंधु घाटी सभ्यता की। आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा। सबसे पहला काम क्या सीखा था? आग जलाना। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। सबसे पहले पालतू जानवर के रूप में कुत्ते को पाला गया। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। अब आद्य ऐतिहासिक सभ्यता उस सभ्यता को बोलते हैं जिसके बारे में हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होगा, और जो साक्ष्य उपलब्ध होंगे उनको पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। ट्रिक याद करेंगे, ह से हड़प्पा, र से रावी नदी। ठीक है, हरा। ठीक है, हरा। ह से हड़प्पा, र से रावी नदी, और 1921 में। और खोजने वाले हैं अपना दयाराम साहनी। हड़प्पा रावी नदी के तट पर खोजने वाले दयाराम साहनी 1921। हड़प्पा रावी नदी के तट पर खोजने वाले दयाराम साहनी 1921। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या है? लोथल। बंदरगाह, इसी को डॉक यार्ड भी बोलेगा आपको। ठीक है, याद रखें, गोदीबाड़ा भी बोलेगा। बंदरगाह, डॉक यार्ड, गोदीबाड़ा, सब लोथल है। हड़प्पा लोग किस धातु से नहीं परिचित थे? तो लोहे से। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का प्रयुक्त जो रंग है, मिट्टी के बर्तन को मृत भांड कहा गया है। मृत भांडों का रंग कैसा है जी? लाल। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल और रंगपुर से। कैसे याद करेंगे? लोथल बंदरगाह था, वहाँ से चावल एक्सपोर्ट किया जाता रहा होगा, ऐसे याद कर लीजिए। और रंगपुर से रंगीन चावल मिले हैं, ऐसे याद कर लीजिए। तो लोथल और रंगपुर से। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कितना है? 2500 से 1750 बीसी। ठीक है, 2500 से 1750 बीसी। मोहनजोदाड़ो स्थित है पाकिस्तान के लरकाना प्रांत में। मोहनजोदाड़ो की खोज करता है राखाल दास बनर्जी 1922 में। तो इसका ट्रिक क्या होगा? मोरा सिंधु 1922। मोरा सिंधु 1922। मो से मोहनजोदाड़ो, रा से राखालदास बनर्जी, और सिंधु से सिंधु नदी के तट पर 1922। नित्य करती हुई कांस्य की प्रतिमा मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, मोहनजोदाड़ो। आपके सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा नाम क्या आता है? मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो को याद रखिएगा कि यहाँ से नृत्य करती हुई अपना कांस्य की प्रतिमा मिली है। ठीक है। सैंधो सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदाड़ो से प्राप्त जो स्नानागार, अन्नागार था, जो अन्नागार था वो सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदाड़ो में प्रमुख स्मारक क्या है? वृहद स्नानागार। याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो स्नानागार है ये प्रमुख स्मारक है। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। हड़प्पा की खुदाई हुई थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में। हम लोग देखें, सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की, किसकी पूजा की? माँ त्रिदेवी की पूजा की। पुराणों की संख्या गुप्त काल में कितनी थी जी? 18। ठीक है, पुराणों की संख्या 18 पुराण। सबसे प्राचीन पुराण क्या है? मत्स्य पुराण। अब हम लोग आ गए अपना पुराण, ठीक है, वैदिक एरा में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता
लोमहर्ष और उग्रसवा। कौन कौन है? लोमहर्ष, उग्रसवा। लोमहर्ष, उग्रसवा। वेद एवं वेदांगों की संख्या क्रमशः वेद 4 है, वेदांग 6 है। वेद 4 है, वेदांग 6 है। ठीक है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अल-बरूनी। उपनिषद का विषय वस्तु क्या है जी? दर्शन। जो उपनिषद है वो फिलॉसफी, दर्शन, जीव जगत मोक्ष दुनिया के बारे पर आधारित होता है। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। कर्मकांड मतलब क्या करें क्या ना करें इस बारे में बताया गया ब्राह्मण ग्रंथ में। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सूक्त कितना है इसमें? 1028। आगे है गद्य एवं पद्य वाला वेद है यजुर्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद हैं। तो यजुर्वेद कैसा है जी? यजुर गद्य एवं पद्य, गद्यांश वाला लिखित भी और पद्य गाने वाला भी है। तो गद्य और पद्य किसमें है? यजुर्वेद में। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? शतपथ। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? शतपथ। तंत्र मंत्र संग्रहित होता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में आपको जादू टोना के बारे में बताया गया, वही तंत्र मंत्र के बारे में। सामवेद, भारतीय संगीत का जनक क्या है? सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। गायत्री मंत्र लिखा किसमें है? ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में लिखा है गायत्री मंत्र। रचनाकार कौन थे गायत्री मंत्र के? विश्वामित्र। ये सविता अर्थात सूर्य को समर्पित है। गायत्री मंत्र समर्पित है वही सवित्री या सविता अपना सावित्री। ठीक है, सावित्री सूर्य देवता को। गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। याद रखेंगे गोत्र शब्द का उल्लेख किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। तो ये ऐसे याद कर लेंगे कि गोत्र का एक कोई अर्थ होता है, हर अपनी जाति का एक गोत्र होता है, उसका एक अर्थ होता है। तो उस इसी तरह याद कर लीजिए कि आपको अथर्ववेद में इसके बारे में वर्णन मिलता है। भागवत धर्म के प्रवर्तक है भगवान कृष्ण। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों ने किया था। आर्यों की जानकारी का स्रोत क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। और सबसे प्राचीन नदी और पवित्र नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा सरस्वती नदी। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। पुरंदर का मतलब क्या होता है? दुर्ग, किलों को नष्ट करने वाला। ठीक है। ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल कौन सा है? 10वां मंडल, मतलब ये सबसे नया मंडल है। ऋग्वेद में 9वां मंडल किसको समर्पित है जी? सोम को। 9वां मंडल सोमदेव। और सोमदेव कौन थे? वनस्पतियों के देवता थे। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। प्राचीन हिंदी विधि का लेखक कौन है? मनु। प्राचीन हिंदी विधि मतलब जो हिंदी जो कानून है, सामाजिक कानून है, इसके लेखक कौन थे? मनुस्मृति। तो ठीक है, वही स्मृति ग्रंथ हो। स्मृति ग्रंथ मतलब कानून के बारे में बताया गया, सामाजिक कानून। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। पुस्तक मिताक्षरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। इसका फारसी में अनुवाद किसने किया? फारसी में किस नाम से अनुवाद? इसका रज्जनामा। ठीक है, क्या याद करेंगे? रज्जनामा। आर्यों का भारत में आगमन कब हुआ? 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य आकर के सबसे पहले कहाँ बसे? पंजाब प्रांत और अफगानिस्तान में। आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी जी? संस्कृत। आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से। ऐसा किनका मत है? मैक्स मुलर का। मैक्स मुलर कहते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। शून्यवाद का प्रतिपादक नागार्जुन। अब हम लोग जैन बौद्ध में आ गए। शून्यवाद का प्रतिपादक नागार्जुन। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी 563 ईसा पूर्व। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर 483 ईसा पूर्व। ठीक है, याद रखेंगे। तो कैसे याद करेंगे? अपना लुम्बिनी और कुशीनगर, इधर 563 और 483 ऐसे याद करिएगा। बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है जी? महापरिनिर्वाण। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम, जिन्होंने उसको शिक्षा दिया। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाई? जो घर छोड़ के चले गए उस घटना को क्या बोला गया? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्धम धम्मम संघम। बुद्धम धम्मम संघम, बौद्ध धर्म के बुद्धम धम्मम संघम। कैसे याद करेंगे? ब से बौद्ध, ब से बुद्ध, तो याद हो जाएगा बुद्धम धम्मम संघम। बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, महाप्रजापति गौतमी। ठीक है,
प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में, अजात शत्रु के समय राजगृह में। ठीक है, अजात शत्रु के समय में राजगृह में। ठीक है, ऐसे याद करेगा। तो पहले बौद्ध संगति याद करना है 483 में, और दूसरा वाला जस्ट 100 साल बाद 383 में, काला शोक के टाइम में, वैशाली में होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। पहला वाला जो है 483, दूसरा वाला 383। पहला वाला राजगिरी में, फिर दूसरे वाला वैशाली में। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ये हो गया। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में, अशोक के समय में होती है, सम्राट अशोक, पाटलिपुत्र में होती है। चौथी बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में, तो पहला दूसरा को एक साथ याद रखेगा, तीसरा चौथा को एक साथ याद रखेगा। चौथी बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी। ठीक है, अपना अपना कुंडल वन कश्मीर में कनिष्क के समय। ठीक है, याद रखेंगे। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जातक कथा। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिधम्म पिटक, 3 प्रकार के पिटक हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। आगे सवाल है, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप। ठीक है, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप। बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्वघोष। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मक्खी घोषाल, मतलब आजीवक जो संप्रदाय हैं उसके प्रवर्तक कौन है? मक्खी घोषाल। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई जी? 622 ईसा पूर्व में। पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा करने के उपलक्ष्य में फिर हिजरी संवत जारी किया था। ठीक। सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ? 1500 ईसा पूर्व में, 16वीं सदी में। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब, हजरत पैगंबर मोहम्मद, उन्हीं को कहा जाता है। 570 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और मक्का में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के बारे में हमारे छत्तीसगढ़ के जांजगीर के गुंजी से अपना जानकारी मिलती है। ठीक है, ऋषभदेव के बारे में याद रखेंगे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख कहाँ है? कल्पसूत्र में। जैन तीर्थंकर जो हुए 24 तीर्थंकर, उनका पूरे जीवनी के बारे में किसमें है? कल्पसूत्र में। ठीक है। सूफी धर्म आंदोलन का हिस्सा विकास कब हुआ? 9वीं सदी में। महावीर का जन्म वैशाली में 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, वैशाली में। ठीक है, याद रखेंगे। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई है? पावापुरी, 468 ईसा पूर्व में। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? क्षत्रिय राजघराने में। ठीक है। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली। ठीक है, उनका दामाद था जमाली, याद रखेंगे। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने अपने उपदेश दिए बिंबिसार के शासन काल में, याद रखेंगे। उसके बाद में ईसा मसीह का जन्म कब है जी? 4 ईसा पूर्व। बैथलेहम जो जगह है, बैथलेहम, याद रखेंगे। ईसा मसीह का सूली पे कब चढ़ाया गया? 33 ईसा में। ठीक है, 33 ईसा में अपना पोटियस के द्वारा। मगध की राजधानी पोटली थी। मगध की राजधानी क्या थी? पोटली। अब बाद में क्या हुई? गिरिब्रज, उसी का नाम। ठीक है, मगध की राजधानी राजगिरी, और आगे चल के वो किस नाम से जाना गया? गिरिब्रिज। ठीक है, याद रखेंगे। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में है। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में भारत के 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम लोग महाजनपद काल में आ गए। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। शिशुनाग, हर्यक वंश, बिंबिसार, हर्यक वंश, बिंबिसार। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने। पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पर। इस बार सीजीपीएससी का सवाल था, ये सोच लीजिए। पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर बसा है? तो गंगा और सोन नदी के तट पर, याद रखेंगे। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार, अमित्र घात। ठीक है, बिंदुसार जाना जाता था। अवंती की राजधानी थी उज्जैन। नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद। ठीक है, नंद वंश में 9 राजा वही वाले हैं, तो सबसे पहले इसके संस्थापक कौन है? महापद्मानंद। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद, जिनको अपना हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना करते हैं, वही घनानंद है। भारत का सर्वप्रथम आक्रमण ईरान से हुआ। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक कौन है जी? सिकंदर एवं पोरस के बीच का युद्ध हाइडेस्पीज। ठीक है, हाइडेस्पीज का युद्ध लड़ा गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनकी भी तैयारी हो सके। ठीक है, आगे देखते हैं। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में। ठीक है, बेबीलोन में। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। सुदर्शन झील का निर्माण हुआ चंद्रगुप्त मौर्य ने। सुदर्शन झील जो है गुजरात के अपना गिरनार पर्वत में सुदर्शन झील है सिंचाई के लिए। तो ये किसके टाइम में बना? किसके पीरियड में? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। चंद्रगुप्त का अनुयायी कौन था? किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त जैन धर्म।
चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? चाणक्य। याद रखेंगे, ठीक है। ये वीडियो 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको पूरी बातें याद हो जाएंगी। भारत का मैकियावली कहा जाता है चाणक्य को, ठीक है। मैकियावली जो है यूरोप में है, उनकी तुलना करते हैं, तो भारत का मैकियावली किसको कहा जाता है? चाणक्य को। चाणक्य या कौटिल्य, इन्हीं का नाम था विष्णुगुप्त। इन्होंने किस पर किताब लिखा? अर्थशास्त्र, मतलब जो किताब लिखा अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र का विषय आज का इकोनॉमिक्स जैसे पढ़ते हैं वो नहीं है, अर्थशास्त्र का विषय था राजनीति, प्रशासन पर, कि कैसे शासन किया जाए। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली, किससे ली? भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी, यूनान से आया था, मेगास्थनीज, इसने किताब लिखी इंडिका। इसी इंडिका में भारत के बारे में भी वर्णन है। भारत में दास प्रथा नहीं थी, ऐसा करके उन्होंने लिखा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व, ठीक है, श्रावण बेलगोला संलेखना विधि से, ठीक है, कर्नाटक में है श्रावण बेलगोला। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को चंद्रगुप्त ने अपनाया था। शिलालेख का प्रचलन, जो आज शिलालेख देखते हैं ना कहीं भी जगह, उसके बाद में शिलालेख की जानकारी मिली, शिलालेख की खुदाई हुई है, तो ये कौन चालू किया था? अशोक ने। अशोक ने धम्म को स्वीकार किया था। जो अशोक ने अपना कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में जो अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। किसको भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को पीपल का वृक्ष लेकर के भेजा था वहाँ के राजा के लिए, ठीक है। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है 7वां स्तंभ, 7वां स्तंभ, लंबा स्तंभ। अशोक का नाम अशोक है। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में, मास्की और जो गुर्जरा अभिलेख में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक देव नाम प्रियम ऐसे लिखा है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, ठीक है, बब्रू, ठीक है, भाब्रू अभिलेख में, ठीक है, भाब्रू अभिलेख में क्या बताया अपने आप को? स्वयं को मगध का सम्राट, मगध सम्राटम अशोक, ठीक है, ऐसे करके भाब्रू अभिलेख में। कलिंग की विजय का वर्णन है 13वें शिलालेख में। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 में, ठीक है। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने, ठीक है, मध्य प्रदेश में है सांची। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। शुंग वंश, अब ब्राह्मण वंश आ गया, शुंग वंश। शुंग वंश की नींव डाली थी पुष्यमित्र शुंग ने, बृहदत्त की हत्या करके। भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने। यद्यपि शाह ने इसने स्तूप को पूरी तरह से अपना तोड़ दिया था, लेकिन भरहुत स्तूप का निर्माण फिर बाद में चल करके इसने करवाया था। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक था डेमेट्रियस फर्स्ट, ठीक है। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस को पराजित किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने, याद रखेंगे। तो पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, कितने बार? 2 बार। पुष्यमित्र शुंग ने, ये पूछा कि पुष्यमित्र किसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? वही अश्वमेध यज्ञ जो रामायण में आप देखते हैं तो भगवान राम जी करवाते हैं और लव कुश उनके अपने घोड़े को पकड़ लेते हैं, वही अश्वमेध है। तो किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने। ये किसी भी राजा के शक्ति, शौर्य और पराक्रम का अपना जो है प्रतीक होता है। उसके बाद में देखते हैं दसराग, ठीक है, दसराग युद्ध लड़ा गया था परुष्णी नदी, रावी नदी के तट पर। ये सिंधु सभ्यता का सवाल आ गया था, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम सोने के, वैदिक सभ्यता का, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए हिंद यूनानियों ने, ठीक है। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? हिंद यूनानी ने। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? कुषाणों ने। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्का किसने जारी किए? गुप्त काल में। शीशे के सिक्के चलाए सातवाहनों ने, ठीक है, स से शीशा, स से सातवाहन, सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए आहत सिंह के, ठीक है, पंचमार्क प्रेस किया हुआ। चांदी का सिक्का चलाया चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चांदी का सिक्का किसने चलाया? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। रुपये का सिक्का किसने चलाया? शेर शाह सूरी, ठीक है, अफगानी शेर शाह सूरी। रुपये का सिक्का, जो आज रुपया चलता है भारत में, तो सबसे पहले रुपया सिक्का किसने चलाया जी? शेर शाह सूरी रुपया सिक्का। आना सिक्का किसने चलाया? जो अपना जो पहले आना यूज करते थे ना, 10 आना, 4 आना, ऐसे करके 4 आना 25 पैसे को बोलते थे। आना सिक्का किसने चलाया था? शाहजहां ने, जिसने अपना क्या बनवाया है? आगरा में ताजमहल। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजल कडफिसियस, ठीक है, कुजल कडफिसियस। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी कुषाण काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कब बनी है? कुषाण काल में। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा, ठीक है। आगे देखते हैं। शक संवत चलाया था कनिष्क ने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 78 ईस्वी में।
मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ हुआ कुषाण काल में। मंदिर का निर्माण हुआ गुप्त काल में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। मंदिर निर्माण की कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था किस टाइम में? चोल वंश में। ठीक है, चोल वंश में। दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था गुप्त काल में। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संवत पर। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संवत पर। चरक कौन थे? आयुर्वेद के जनक थे। आयुर्वेद के जनक चरक। सिल्क मार्ग, ठीक है, अपना रेशम मार्ग, सिल्क मार्ग का निर्माण किसने करवाया था? कनिष्क ने। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। गुप्त वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? वायु पुराण से। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। गुप्त वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? वायु पुराण से। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, किसने कहा है? आर्थर स्मिथ ने कहा है। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया समुद्रगुप्त को। ठीक है। भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है जी? नागार्जुन। भारत का मिल्टन कौन है? अश्वघोष। अश्वघोष, ठीक है, बुद्ध चरित की रचना की है जिसने। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन। चीनी यात्री फाहयान भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। चीनी यात्री फाहयान किसके टाइम में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य में। और हेनसांग आएगा हर्षवर्धन के टाइम में। कंफ्यूज मत होइए, यहीं पे याद करिए। फाहयान, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, हेनसांग, हर्षवर्धन। हेनसांग हर्षवर्धन के टाइम में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाई? उज्जैनी को। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, इसका सेकंड पार्ट बना लेंगे। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट जल्दी अपलोड करेंगे। उसके बाद में फिर ये पूरा प्राचीन भारत का अगला वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।